हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। अभी हमने स्टार्ट किया है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। हमने कवर कर लिया है चैप्टर थर्ड सी से। ठीक है, तो थर्ड सी तक हमने अपना चैप्टर कवर कर लिया है। इट मीन्स सेक्शन 37 तक हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, जो कि है सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 54A तक। देखो, जो अब मैं ये सेक्शन करवा रही हूँ आपको, ये इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है या फिर इतना ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। इससे पहले के जो सेक्शंस थे, जो मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाकर समझाए हैं विद एग्जांपल्स, विद एमसीक्यूज, अब हमारा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है इजी होता जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चीजें जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर होगी। इस वीडियो को देखने के बाद इससे जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको जरूर देख लेना। ठीक है, देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो इससे पहले जो हमने एक एक्ट पढ़ा था, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982। जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियोस को देख लिया, आपको पता होगा कि कितना इजी वे में मैंने उस एक्ट को समझाया है। तो स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम आने से पहले, ठीक है, मैं सारे जो माइनर एक्ट्स हैं वो कवर करवा दूंगी। फिर उसके बाद मैं आप लोग का सजेशन चाह रही हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका कोई रैपिड रिवीजन बैच आए, जो हम लास्ट के एक महीने में सिर्फ अपना रैपिड रिवीजन बैच चलाएं। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना, ताकि मुझे सजेशंस मिल जाए तो मैं उस अकॉर्डिंग चीजें कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 क्या बात करता है? सेक्शन 38 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट्स, अभिधारियों का हित। अब देखो, इस सेक्शन में क्या कहा गया? Save as provided in this act, the interest of a tenant in his holding is heritable but not transferable। मतलब कि जो अभिधारी हैं, जो उनका हित है, वो उत्तराधिकार योग्य है, लेकिन ये हस्तांतरणीय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो जैसे हमने खातेदारी राइट्स पढ़े थे कि खातेदारी राइट्स है वो कैसे जा रहे थे, कि आप सक्सेशन के थ्रू, ठीक है, खातेदारी राइट्स जो है, सॉरी, खुदकश्त राइट जो है सक्सेशन के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकते। हमने खुदकश्त लैंड पर जो खुदकश्त राइट होते हैं, हमने उसके बारे में यही पढ़ा था कि जो खुदकश्त लैंड है, ठीक है, उस पे जो खुदकश्त राइट है वो क्या है? वो सिर्फ सक्सेशन के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है। और तीन चीजें थी कि अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज, पार्टीशन और गिफ्ट। अभी ये बात कर रहा है, क्योंकि वो तो खुदकश लैंड के बारे में बात थी, अभी बात कर रहा है टीनेंट के राइट की। बेसिकली अगर जो टीनेंट है, जिस किसी भी होल्डिंग पे जो टीनेंट है, उस टेनेंट का जो इंटरेस्ट है वो हेरिटेबल है, ठीक है, उत्तराधिकार योग्य है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, अंतरणीय नहीं है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या है कि जो इंटरेस्ट होता है टेनेंट का वो ट्रांसफरेबल है, हेरिटेबल है, या बोथ, या नन ऑफ द अबव? तो सिर्फ हेरिटेबल है, ठीक है, उत्तराधिकार योग्य है। फिर है सेक्शन 39, बी क्वेस्ट, मतलब वसीयत। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि खातेदार टेनेंट में बाय विल bequeath his interest in the holding of part thereof in accordance with the personal law to which he is subject। अब देखो, जो खातेदार टेनेंट है वो क्या कर सकता है? वो ट्रांसफर कर सकता है अपनी होल्डिंग को बाय विल। देखो, डिफरेंस समझना आप, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। जब हम खुदकश्त लैंड पढ़ रहे थे, और खुदकश्त लैंड पे जब हम खुदकश्त राइट पढ़ रहे थे, तो उस खुदकश्त राइट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, और ट्रांसफर कर भी रहे थे तो सिर्फ तीन चीजों के थ्रू कर रहे थे, एक्सचेंज, गिफ्ट और पार्टीशन। अगर क्वेश्चन आता है खातेदार टेनेंट, क्या खातेदार टेनेंट अपने जो होल्डिंग है, ठीक है, जिस लैंड पर वो काम कर रहा है, क्या वो खातेदार टेनेंट ट्रांसफर कर सकता है?
अपनी होल्डिंग को, तो क्या आंसर है? हाँ, बाय विल भी वो ट्रांसफर कर सकता है, जबकि खुद का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है बाय विल। अब देखिए ये डिफरेंस क्यों है ऐसा, क्योंकि खातेदार टेनेंट हमने हमेशा पढ़ा उसके पास सबसे ज्यादा राइट होते हैं, उसके पास सबसे ज्यादा राइट है, उसके पास हेरिटेबल राइट भी है, उसके पास ओनरशिप लाइक राइट भी है। इसीलिए जो खातेदार टेनेंट है अगर अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो बाय विल भी ट्रांसफर कर सकता है, और उसको फॉलो करना पड़ेगा पर्सनल लॉ। इस वर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना आप, पर्सनल लॉ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि खातेदार टेनेंट क्या अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर कर सकता है बाय विल अंडर दिस एक्ट या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर पर्सनल लॉ। तो जो व्यक्तिगत कानून के तहत भी वो क्या कर सकता है, मतलब व्यक्तिगत जो कानून है उस व्यक्ति पर लागू होगा, और खातेदार जो काश्तकार है वो वसीयत द्वारा अपनी भूमि को दे सकता है। एग्जाम्पल, टेनेंट राइट्स विल गिविंग लैंड टू हिज डॉटर। तो जो खातेदार टेनेंट था उसने क्या विल बनाई, क्या अपनी वसीयत बनाई कि जो अपनी वो बेटी के नाम पे वसीयत बना रहा है कि ये होल्डिंग उसको देनी मिलनी चाहिए। बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है विल, ठीक है। वसीयत का अर्थ क्या होता है? वसीयत। अब है सेक्शन 40, सक्सेशन टू टीनेंट्स, ठीक है, अभिधारियों का उत्तराधिकार। मैंने टीनेंट डाइज इंटेस्टेट, देखिए इंटेस्टेट का मतलब होता है कि बिना वसीयत बनाए अब खातेदार टेनेंट की डेथ हो गई, तो अब उसका इंटरेस्ट जो है किस पर डिवॉल्व करेगा, ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट है वो किस पर अवतरित होगा। तो देखिए जब टेनेंट है और वो डाइज इंटेस्टेट, ठीक है, वो निर्वसीयत मर जाए तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वे विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्ययन था अवतरित होगा। तो यहाँ पे भी बात क्या हुई है? पर्सनल लॉ, जिस भी पर्सनल लॉ से वो गवर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू उसकी जो होल्डिंग है वो डिवॉल्व होगी। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं खातेदार टेनेंट थी, ठीक है, खातेदार टेनेंट थी तो मेरे पास एक लैंड थी। मैंने क्या किया, उस अपनी लैंड जो है उस पर जो है वसीयत बना दी। मेरी डेथ के बाद मेरे जो है सन है या डॉटर है उसको ये जो होल्डिंग है मिलनी चाहिए। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि किसको मिलेगी, क्योंकि मरने से पहले ही वसीयत बना दी थी कि मरने के बाद इसको मिलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन जो सेक्शन 40 ये कह रहा है कि मेरी जो होल्डिंग थी, खातेदार टेनेंट थी मैंने ये नहीं बताया कि मेरी लैंड किसको जाएगी, और डेथ हो जाती है तो फिर अब किसको मिलेगी। तो ये कहा गया सेक्शन 40 में कि जो पर्सनल लॉ उस टाइम पर मेरी डेथ के टाइम पर अप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो उसी उसके थ्रू ही मेरी जो होल्डिंग है ये वो डिवॉल्व होगी, वो अवतरित होगी, ठीक है। इफ टेनेंट डाइज विदाउट विल प्रॉपर्टी गोज बाय पर्सनल लॉ, मार्क दिस वर्ड, बाय पर्सनल लॉ। एग्जाम्पल, हिंदू टेनेंट डाइज प्रॉपर्टी गोज टू लीगल आयर्स एज पर हिंदू लॉ। तो अगर हिंदू टेनेंट है तो अगर वो इंटेस्टेट मर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल आयर्स को जाएगी, क्योंकि हिंदू लॉ यही बात करता है कि उसके लीगल आयर्स होते हैं उनको जाएगी। इफ नो विल, अगर आपने कोई वसीयत नहीं बनाई, देन आयर्स टेक, मतलब उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। उसके बाद हमारा सेक्शन 41 बात करता है ट्रांसफर ऑफ टेनेंसीज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसीज। सेक्शन 41 क्या कह रहा है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ खातेदार इंटरेस्ट, ठीक है, खातेदार के हित की अंतर्नियत, ठीक है, खातेदार के हित की अंतर्नियत। तो इस सेक्शन ने क्या बोला? द इंटरेस्ट ऑफ अ खातेदार टेनेंट शैल बी ट्रांसफरेबल अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सबलीज subject to the condition specified in section 42 and 43। तो जो खातेदार टेनेंट है उसका जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है, जो खातेदार जो टेनेंट है, ठीक है, तो जो उसका इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल है।
इसका मतलब अगर मैं खातेदार टेनेंट हूँ, किसी होल्डिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ, बट कैन नॉट ट्रांसफर बाय सब लीज। लेकिन मैं उसको सब लीज देके ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये एक एक्सेप्शन है कि खातेदार टेनेंट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपने इंटरेस्ट को, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने इंटरेस्ट को सब लीज नहीं कर सकता। मतलब अपनी लैंड में जो उसका इंटरेस्ट है उसको वो सब लीज से ट्रांसफर नहीं कर सकता। सब्जेक्ट टू सेक्शन 42 एंड 43। 42 क्या बात कर रहा है, जनरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल, गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट, और सेक्शन 43 बात करता है मॉर्गेज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल, खातेदार सेल्स हिज लैंड, तो देखो हम ट्रांसफर तो बहुत तरीके से कर सकते हैं ना। हम ट्रांसफर, लैंड को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज में दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, और पार्टीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, जो खातेदार टेनेंट है वो अपने इंटरेस्ट को सेल भी कर सकता है। ठीक है, 41 में ये बात की गई है। लेकिन क्या खुदकश लैंड जो है उसको हम सेल कर सकते हैं, तो खुदकश लैंड को हम सेल नहीं कर सकते, और ये सेक्शन 10 में लिखा है। तो सेक्शन 10 के साथ साथ आप लिंक विद किसको करना है, आपको सेक्शन 41 को। क्यों? क्योंकि ये बात, सेक्शन 10 तो बात कर रहा है कि खुदकश राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, और वही जो खुदकश और वही जो सेक्शन 41 है वो ये कहता है कि हमारे जो खातेदार इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल है। तो हम ट्रांसफरेबल है तो मतलब हम सेल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल खातेदार जो हमारे टेनेंट हैं वो अपने इंटरेस्ट को बाय सेल ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन खुदकश लैंड है तो उस पे जो खुदकश राइट है उसको हम बाय सेल ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये डिफरेंस आपको क्या करना है, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा एमसीक्यू, ट्रांसफर अलाउड है क्या बाय सबलीज, सेल, ओरल या नन। तो देखिए हमारा ट्रांसफर अलाउड है बाय सेल, हाँ सेल से। ठीक है, उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस किस पे, तो सेल पर, गिफ्ट पर और बिक्वेस्ट पे। द सेल, गिफ्ट और बिक्वेस्ट बाय अ खातेदार टेनेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द होल पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग शैल बी वॉइड इफ, पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल तो हम कर सकते हैं, लेकिन 42 ने ये कहा कि सेल और गिफ्ट और बिक्वेस्ट, मतलब ना तो आप सेल कर सकते हैं, ना ही गिफ्ट में दे सकते हैं, ना ही बिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को खातेदार टेनेंट, इफ क्या, such sale, gift or bequest is by number of a scheduled caste. Such sale, gift or bequest is by a number of a, ये नंबर नहीं होगा, ये मेंबर होगा, by a member of scheduled caste in a favor of a person who is not a member of scheduled caste. ठीक है, और by a member of scheduled tribe in the favor of a person who is not a member of scheduled tribe. इसका मतलब अगर कोई खातेदार टेनेंट है, और वो खातेदार टेनेंट कौन है, वो खातेदार टेनेंट है एससी, तो वो खातेदार टेनेंट एससी है, अब उसको अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है, तो एससी जो है अपनी लैंड को जब वो ट्रांसफर करेंगे तो वो सिर्फ एससी को ही कर सकते हैं, और वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर एसटी है तो वो अपनी लैंड को ट्रांसफर सिर्फ एसटी को ही करेंगे और किसी पर्सन को नहीं कर सकते। तो बेसिकली ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर ट्रांसफर एससी ट्रांसफर कर रहा है किसी नॉन एससी को, और ट्रांसफर जो है वॉइड हो जाएगा इफ एसटी ट्रांसफर टू नॉन एसटी। ठीक है, स्पेशल रूल फॉर सहरिया ट्राइब। ठीक है, जो सहरिया जनजाति है उसके लिए कुछ विशेष नियम है, एक बार देखते हैं। Such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause B, is by a member of Sahariya scheduled tribe in a favor of a person who is not a member of the said Sahariya tribe. तो जो Sahariya tribe
के पास अगर कोई लैंड है तो वो फिर ट्रांसफर करेंगे सहरिया ट्राइब को ही। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कब खातेदार टेनेंट है अपने इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकता, सेल या गिफ्ट और रिक्वेस्ट में नहीं दे सकता। अगर कोई खातेदार, अगर कोई कौन है, खातेदार टेनेंट है, ठीक है, और उसको अपनी जो लैंड में जो उसका इंटरेस्ट है उसको क्या कराना चाहता है, उसको ट्रांसफर कराना चाहता है, तो वो करा सकता है। लेकिन अगर वो एससी टेनेंट है, वो एससी खातेदार टेनेंट है तो एससी को करेगा, और अगर वो एसटी है तो वो एसटी को करेगा, और सहरिया ट्राइब है तो वो सहरिया ट्राइब के ही जो मेंबर है उसको फॉलो करेगा। तो आपको ये सारे वर्ड्स जो है अंडरलाइन करने हैं लाइक दिस। ठीक है, आपको इसको इसी तरीके से अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब हम रैपिड रिवीजन करेंगे तो बस टू द पॉइंट बात करेंगे। एससी टू नॉन एससी ट्रांसफर इज वॉइड। वर्ड जो है याद रखना है आपको, ठीक है, वॉइड वर्ड है, इलीगल नहीं लिखा है। क्या लिखा है, वॉइड। आप सेक्शन 42 के सामने डायरेक्ट वॉइड वर्ड ही लिख लीजिए, ताकि जब बाई चांस क्वेश्चन बने तो हम ऐसे याद हो जाए। तो जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको लिख लीजिए। जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको आप क्या करना है, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद है हमारा 42B, क्योंकि जो 42A है वो ओमिट हो गया है 1992 में। उसके बाद है डिक्लेरेशन एज वैलिड ऑफ सेल, गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट। अब क्या है, आपने सेल कर दिया है अपने इंटरेस्ट को, गिफ्ट कर दिया, बिक्वेस्ट, तो उस सेल, गिफ्ट और बिक्वेस्ट को आपको कैसे डिक्लेयर कराना है कि ये वैलिड है। ठीक है, आपको वैलिडेशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 42, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, लेकिन हम इसका एक बार जिस्ट देख लेते हैं। देखिए, इसमें सिंपल सी एक बात की गई है कि जो ओल्ड इनवैलिड ट्रांसफर थे कैन बी डिक्लेयर्ड वैलिड बाय कलेक्टर। अब सुनो, where any sale, gift or holding before the commencement of Rajasthan Tenancy Second Amendment Act 1992। ये वर्ड आपको याद रखना है, राजस्थान टेनेंसी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे पहले अगर आपने किसी जो लैंड है उसका सेल किया है, गिफ्ट किया है, अगर वो वॉइड था, ठीक है, 1992 से पहले अगर वो वॉइड था ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 42। वॉइड कैसे था कि एससी के मेंबर ने किसी और मेंबर को दे दी थी, एसटी के मेंबर ने किसी और मेंबर को दे दी थी, एसटी को नहीं थी, तो ये तो सेक्शन 42 के क्लॉज ए के तहत क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, तो as it stood before the said Amendment Act of 1992, such sale, gift or bequest may be declared to be valid by the collector or any officer or authority empowered by the state government। तो फिर आपको क्या कराना पड़ेगा, उस इनवैलिड ट्रांसफर को आप क्या करा सकते हैं, वैलिड भी डिक्लेयर करा सकते हैं। और आप वैलिड किससे डिक्लेयर कराएंगे, आप वैलिड डिक्लेयर कराएंगे कलेक्टर से या किसी ऑफिसर से या किसी अथॉरिटी से जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एम्पावर कर दिया। इन दिस बिहाफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और it within such time and in such manner and on payment of such fee and penalty as may be prescribed, provided that such sale, gift or bequest was otherwise legally valid and in conformity with the provisions of the law for the time being in force, except those contained in clause A of section 42 as aforesaid, and B, the parties to the sale or bequest comply with all the terms and condition may be prescribed by rules or by any special or general rule. C, the payment is made of such premium or penalty as may be prescribed। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको क्या करा सकते हैं, वैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं कलेक्टर को, और जो इसकी कंडीशन ये बताई गई है कि कंडीशंस में इंक्लूड है आपका पेमेंट और कंप्लायंस की जो पेमेंट इज मेड ऑफ सच प्रीमियम और पेनल्टी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आपको वही सब
काम जो है करने होंगे। एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू पे अर्बन असेसमेंट levied at such rate and in accordance with such manner as may be prescribed। ठीक है, तो ये सिंपल है। आपको बस इतना याद रखना है, कलेक्टर से आपको वैलिड करा लेना है। इवन इनवैलिड ट्रांसफर भी अगर 1992 से पहले हुई, 1992 वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। हु वैलिडेट्स, कौन वैलिडेट करता है? कलेक्टर करता है। अथॉरिटी याद रखना, इसके अंदर आप लिख लो उसके सामने कौन सी अथॉरिटी है, कलेक्टर। ठीक है, और हमने सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 में कौन सी अथॉरिटी पढ़ी थी, जो खुद ही डिक्लेयर कर रही थी, असिस्टेंट कलेक्टर। और आपको एप्लीकेशन किसको लगानी होती है राइट डिक्लेयर कराने के लिए? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जब हम सेक्शन 19 पढ़ रहे थे कि जो आपको कंफर्मेंट हो रहे हैं राइट्स ऑन सर्टेन सबटेनेंट एंड टेनेंट फॉर खुद कष्ट ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, तो आपको क्या मिल रहे थे उस टाइम पे? खातेदारी राइट्स मिल रहे थे। सेक्शन 19 के अंदर आप खातेदारी राइट मांग रहे हैं। ठीक है, टीनेंट और जो सब टीनेंट है, जिस लैंड पर वो काम करते हैं, अब उस लैंड पर वो खातेदारी राइट मांग रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा डिक्लेयर कराने के लिए। लेकिन इसके सबसेक्शन 2 में किस अथॉरिटी के पास पावर थी, वो खुद डिक्लेरेशन दे सकता है, तो असिस्टेंट कलेक्टर के पास। और हमने जब कंपनसेशन की बात की थी कि आप कंपनसेशन जो है मांग सकते हैं, तो कंपनसेशन आप किसके लिए अप्लाई, तो कौन डिसाइड कर रहा है कंपनसेशन? एसडीओ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो आपकी डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन करा रहे हैं कि जो आपने सेल किया है, गिफ्ट में दिया है, रिक्वेस्ट किया है अपने इंटरेस्ट को, तो वो वैलिड है, तो वो कौन कर रहा है? कलेक्टर। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन कर रहा है एज वैलिड वो सारे ट्रांसफर जो 1992 से पहले हुए थे, अगर वो इलीगल ट्रांसफर थे तब भी, अगर वो क्योंकि वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं क्लॉज 1 के सबसेक्शन 2 का, तो इन सब इलीगल जो ट्रांसफर है उनको भी कलेक्टर वैलिड डिक्लेयर कर देगा। ऐसे आपको अथॉरिटी याद रखनी है, कहाँ एसडीओ है, कहाँ असिस्टेंट कलेक्टर